गुड इवनिंग गाइस। सो हम PT 365 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं शाम वाली क्लास में 7 पार्ट ख़त्म कर दूंगी, तो वही ख़त्म करने आई हूँ। कल मेरी मई की जो मैगज़ीन चल रही थी वो कल रात उसकी वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इवन मुझे एक वीडियो अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि कभी कभी 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो गाइज़ आप टेंशन ना लो, आज आएगी वीडियो, ठीक है। चलो फिलहाल मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आया था प्राइम मिनिस्टर पे और डिफेंस मिनिस्टर पे कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर पे ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि भी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में एक रिडक्टेड प्राइसिंग लाया है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्व करना पड़ा। रिडक्टेड प्राइसिंग क्या होता है कि उसमें हमने कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छुपाई है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द फुल कमर्शियल डिटेल्स वर विदहेल्ड एंड द फिगर्स ऑन द प्रोक्योरमेंट डील वर ब्लैकेंड इन द रिपोर्ट। इसलिए हमने उस रिपोर्ट में ब्लैकेंड करी है। देखो क्या हुआ था, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आया था किस पे, प्राइम मिनिस्टर पे और डिफेंस मिनिस्टर पे, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाता है, और उसके साथ ये कौन, उसका जो गाइड और फिलोसफर होता है वो कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि हमने कुछ इसमें क्या किया था, रिडक्टेड प्राइसिंग किया था। मतलब कुछ ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, उसको छुपाना जरूरी था, इसलिए उसको छुपाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था। समझ में आ गया ये न्यूज़ में क्यों था। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है क्या। पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 के अंदर ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है कैग का। ये हेड होता है किसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। जो भी इंडिया का ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका हेड होता है। कैग को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और इसका टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स। गाइज ये सब याद रखना है, स्टैट्यूटरी बॉडीज आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। कैग का ऑफिस का तो 6 ईयर्स का टर्म होता है, या फिर 65 ईयर्स का, जो विच एवर इज अर्लियर। उसको रिजाइन किया जाता है उसके ऑफिस से, कभी भी कर सकते हैं। आई मीन वो कभी भी रिज़ाइन कर सकता है अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देके। प्रेसिडेंट के द्वारा भी इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो सेम मैनर में रिमूव किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया था। 2 ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, मिसबिहेवियर है या फिर वो इनकेपेसिटी, मतलब कि अभी वो अपनी सर्विसेज देने में इनकेपेबल है, वो नॉट एलिजिबल है फॉर फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, ना ही तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कर सकते, ना ही किसी स्टेट में कर सके। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज के अलाउंसेस या पेंशन को लेके, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे जाता है। एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट। नॉट सब्जेक्ट टू वोट मतलब कि पार्लियामेंट में इसको लेके कोई वोट नहीं हो सकता। अब जो ड्यूटीज़ और पावर्स हैं वो कैग की, वो आर्टिकल 149 में डिफाइन है, ठीक है। और ये किसके अंडर है, अकॉर्डिंगली द कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में इसको ऐड किया था। कैग ऑडिट करता है सारे अकाउंट्स, किस किस के अकाउंट्स, देखो कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखो 3 फंड्स होते हैं, 3 अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो कंसोलिडेटिव फंड होता है, कॉन्टीजेंसी, पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटिव फंड होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यूज आते हैं। अब चाहे वो टैक्स से आए, तो द नॉन टैक्स से आए, या फिर वो जो बाहर या बोरोइंग्स करे, वो सारे किस में आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है, इसमें जो होते हैं वो पैसा होता है जो एक इमरजेंसी सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, तो वो कॉन्टीजेंसी फंड के पैसे यूज़ करते हैं, और वो मेनली प्रेसिडेंट यूज़ करता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या होता है, इसमें सारा पब्लिक का पैसा है, ठीक है। मतलब कि लाइबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, जो कि उनको पब्लिक को देना ही देना है। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है, आप लोगों ने भी बैंक में जमा कराया, किसी ने FD कराई है, RD कराई है, LIC कराई हुई, ठीक है, 10-10 साल के, या ठीक है, वो सारा का सारा पैसा ना पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। लेकिन अब जब भी मांगते हो पैसा तो वो आपको मिलता है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटीज होते हैं गवर्नमेंट की। अब आपको समझ में आ गया, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है, कॉन्टीजेंसी फंड भी होता है, और पब्लिक अकाउंट भी होता है, ठीक है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इन सबको कौन करता है, ऑडिट करता है, कौन, कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड को ईच स्टेट का भी करता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट भी करता है। जो कैग है वो ऑडिट करता है रिसीप्स और एक्सपेंडिचर किस किस का, जो भी बॉडीज़ या अथॉरिटी जो सेंटर या स्टेट के द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती हैं। मैंने वो कल बताया था सब्सटेंशियली फाइनेंस क्या होता है, कि किसी बॉडी को या तो हम हैवी डिस्काउंट में कोई चीज़ देते हैं, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ देते हैं, जैसे NGOs को, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज, या फिर अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय रिलेटेड लॉ। कैग सबमिट करता है 3 रिपोर्ट्स। गाइज ये आपको याद रखना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे, और पब्लिक अंडरटेकिंग पे। कैग एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर
ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की हम कमेटीज़ पढ़ेंगे कि मैंने बता दी 2 तरह की कमेटीज़ होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, एक एडहॉक कमेटीज़ होती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो परमानेंट नेचर में होती हैं, जो एडहॉक कमेटीज़ होती हैं वो हम टेम्परेरी बनाते हैं, जब जो किसी काम के लिए हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं और जब वो काम खत्म हो जाता है तो हम उसे सीज़ कर देते हैं। ठीक है। लोकपाल, अभी आरटीआई ने इंक्वायरी की और रिवील किया है कि लोकपाल एक्ट पास होने के 5 साल बाद भी अभी भी लोकपाल अच्छे से ऑपरेशनलाइज में नहीं है। अब लोकपाल है क्या? लोकपाल है लोकयुक्त एक्ट 2013 के तहत हमने यूनियन में लोकपाल को एस्टेब्लिश किया था और स्टेट्स में लोकयुक्त को एस्टेब्लिश किया था, ताकि जो एलिगेशन होते हैं करप्शन के अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनर्स को, उसे हम क्या कर सकें, रिजोल्व कर सकें। कंपोजिशन क्या होता है? लोकपाल में 100 चेयरपर्सन होता है और उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 मेंबर हो सकते हैं, और उन 8 मेंबर्स में जो 50% मेंबर्स जुडिशरी मेंबर होंगे और 50% या तो SC ST OBCs माइनॉरिटी और वुमेन में से ही होंगे। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस किया है। सर्च कमेटी होती है जो क्या करती है, सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंड करती है नेम। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपने स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और कोई एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, मतलब जिसको जुडिशरी की नॉलेज हो। उन सब की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट फाइनली क्या करता है, अपॉइंट करता है किसको? लोकपाल को। अब जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं? लोकपाल किस किस को जुरिस्डिक्शन में ले सकता है? PM को भी ले सकता है, या जो करंटली है या जो कभी रह चुका है, मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज वेल एज द ऑफिशियल्स ऑफ ग्रुप A, B, C और D। ग्रुप A, D, ग्रुप C, ग्रुप D के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबके जुरिस्डिक्शन कौन कर सकता है? लोकपाल कर सकता है। इवन कोई भी जो ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है और सेंटर के द्वारा पार्टली या फुली फंडेड होती है, उनके चेयरपर्सन, मेंबर और ऑफिशियल्स को भी वो क्या कर सकती है? जुरिस्डिक्शन में ले सकती है। एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अबव 10 लाख, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख से ऊपर लेते हैं, उन बॉडीज़ को भी क्या कर सकते हैं? जुरिस्डिक्शन में ले सकते हैं, जैसे NGOs हो गए। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के कुछ एक्सेप्शन क्या है? अगर तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसा एलिगेशन है इंटरनेशनल रिलेशन से लेके, या एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, या पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, तो लोकपाल इंक्वायरी नहीं कर सकता। अगर कंप्लेंट कोई भी PM के अगेंस्ट करनी है, वो तब तक इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकती जब तक पूरा का पूरा लोकपाल बेंच उसके लिए रेडी ना हो, मतलब चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर। और अगर अब रेडी भी हो गया तो हमें कम से कम एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स को अप्रूव करना होगा। सच एन इंक्वायरी अगेंस्ट द PM is to be held in camera, and if the Lokpal comes to the conclusion that complaint deserves to be dismissed। ठीक है। अगर कंप्लेंट को डिसमिस करना है, अगर लोकपाल इस कंक्लूजन में आ गई, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इंक्वायरी के वो पब्लिश नहीं होंगे और वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं किए जाएंगे। अब सैलरीज और अलाउंसेस क्या हैं? जो लोकपाल चेयरपर्सन के सैलरीज और अलाउंसेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होते हैं, और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जितने होते हैं सैलरी। एक इसमें क्या होता है, एक इंक्वायरी विंग होता है, प्रोसिक्यूशन विंग होता है। जो इंक्वायरी विंग होता है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, कंडक्ट करता है। प्रोसिक्यूशन वर्क क्या करता है? जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको प्रोसिक्यूशन का काम करता है। अब पावर क्या है विद रिस्पेक्ट टू CBI? इसके पास पावर है कि जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे CBI है, उनके पास जो भी केसेस रेफ़र हुए हैं कि आप एक केस रेफ़र करो, इन्वेस्टिगेट करो, लोकपाल उन केसेस पे भी क्या कर सकता है? सुपरिटेंडेंट मतलब मॉनिटर कर सकता है, उसके पास ये पावर है। अब टाइमलाइन क्या है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की? इसमें है कि हमें 60 डेज मतलब विद इन 2 मंथ्स हमें इंक्वायरी करनी है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी विंग करता है, उसको 60 दिन में इंक्वायरी करनी है, और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है 6 मंथ्स में। ठीक है। लेकिन जो 6 मंथ्स का इन्वेस्टिगेशन है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर बाय द लोकपाल ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द CBI। अगर इसमें ये भी है कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट नहीं कर सकते या अटैच नहीं कर सकते बाय करप्ट प्रैक्टिस। अगर अभी आप पे प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एडमिस जो भी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, पेंशन हैं, चेयरपर्सन या मेंबर सेक्रेटरी के, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से जाते हैं। ठीक है। सस्पेंशन रिमूवल क्या है? सेम उसी पे है जैसे जजेस हमारे रिमूव किए जाते हैं मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पे। अगर कोई भी स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया जाएगा टू हियर एंड द डिसाइड द केसेस रेफर्ड बाय लोकपाल। अगर कोई लोकपाल केसेस को रेफ़र करता है तो वो कौन सुनेगा? वो स्पेशल कोर्ट सुनेगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि हम 22nd लॉ कमीशन को क्रिएट करेंगे विद अ टर्म ऑफ 3 ईयर। अब आप देखो लॉ कमीशन होता है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है गाइस।
पॉइंट दिस। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हर 3 साल बाद हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते रहते हैं। इसका मेजर काम क्या है, ये लीगल रिफॉर्म पे काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस को की एक एडवाइजरी बॉडी है। जो पहला लॉ कमीशन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। जो पहला लॉ कमीशन है वो ब्रिटिश इरा में 1834 में सेटअप हुआ था बाय द चार्टर एक्ट 1833। ये पूछ लेते हैं कि लॉ कमीशन कौन से एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया था। आपको दे देंगे चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और आपको फंसा देंगे। तो आपका पता होना चाहिए चार्टर एक्ट 1833 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और सबसे पहले जो प्रिसाइड किया गया था वो लॉर्ड मैकेले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहला लॉ कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1955 में, और जो उसके चेयरमैन कौन थे, MC सितालवाद थे। अभी तक लॉ कमीशन ने अपनी 277 रिपोर्ट्स को सबमिट कर चुका है। अब जो कंपोजिशन क्या है लॉ कमीशन की, जो अभी 22nd लॉ कमीशन बना है, इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, जिसमें मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। सेक्रेटरी होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का, वो एक्स ऑफिसर की तरह काम करेगा। सेक्रेटरी एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से होगा, वो भी एक एक्स ऑफिसर मेंबर की तरह रहेगा। और इसमें 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये ऐसे लॉज को आइडेंटिफाई करता है जो अब ज़रूरत नहीं है या फिर सारे बेकार हो चुके हैं, अब किसी काम की नहीं, उनको क्या करता है, ये रिपील कर देता है। ये एग्जिस्टिंग लॉज है उनको एग्जामिन करता है और देखता है कि अगर उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन DPSP के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए ये करता है। गवर्नमेंट को क्या करता है, सुजेस्ट करता है अगर कोई भी लॉज में कोई भी लॉ से रिलेटेड मैटर है, गवर्नमेंट को कन्वे करता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। रिसेंटली क्या है, एक कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसने क्या करा है, एक न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को क्या किया, सिलेक्ट किया। अब जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये किस लिए आया था, ये करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए आया था और ये मेन एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसको एस्टेब्लिश किया था 1964 में, किसकी रिकमेंडेशन पे, सांथना कमेटी में। मैंने आपको कल बताया होगा जब हम बात कर रहे थे कि हमें ये पढ़ना चाहिए कि कौन सी बॉडी किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ है। ठीक है, तो सांथना कमीशन की रिकमेंडेशन पे CVC सेटअप हुआ था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन इसको 2003 में हमने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस का क्या दे दिया था, स्टेटस दे दिया था। CVC क्या मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हुआ है जो अभी PM ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और इसमें 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। ये एक प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। और रिकमेंडेशन, इसको भी रिकमेंड, प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करता है, एक कमेटी मेंबर करते हैं जिसमें 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का। ये अपना ऑफिस 4 साल तक होल्ड करता है या फिर 65 ईयर्स तक, विचावर चल ले। आपको पता होना चाहिए, आप देख रहे हो कहीं 4 साल आ रहा है, कहीं 5 साल आ रहा है, कहीं 6 साल आ रहा है, तो कहीं 3 साल भी आ रहा है ना। जैसे हमने कल NHRC पढ़ा था तो उसमें 3 साल कर दिया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब इनका एक बार टेनर कंप्लीट हो जाए, ये नॉट एलिजिबल है फॉर फर्दर, ना स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनको द्वारा एम्प्लॉय हम नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट CVC को रिमूव कर सकता है अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जो इनकी सैलरीज और अलाउंसेज हैं वो किसके सिमिलर होते हैं, जो UPSC के मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं उनके उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना अभी रिसेंटली क्राइम डाटा रिलीज़ किया 2017 का। देख लेते हैं पहले ट्रेंड्स क्या है, ये पहले ही देख लेते हैं कि फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। उन्होंने देखा है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज़ हुए हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। साइबर क्राइम इंक्रीज़ हुए हैं 77% इन 2017। नंबर ऑफ प्रिजन्स डिक्रीज़ हुई हैं फ्रॉम 2015 टू 2017। जेल्स में ओवर क्राउडिंग है, ऑफकोर्स अब प्रिजन्स कम हुई है तो ओवर क्राउडिंग तो होएगी, और जिसमें यूपी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग की। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इंक्रीज़ हुए हैं। अंडर ट्रायल मतलब कि अभी जो ट्रायल के अंडर हैं। अब कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये 1986 में सेटअप हुआ था। ये सारी क्राइम और क्रिमिनल्स पे इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप होता है पता होना चाहिए वैसे आपको। नेशनल पुलिस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स पे, ये दोनों को याद कर लो। और ये अटैच ऑफिस है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ये फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड का भी काम करती है। इट एक्ट्स एज द नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन इंक्लूडिंग द फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेन क्रिमिनल्स। जो कुछ फॉरेन के क्रिमिनल्स हैं उनका भी इसके पास फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड है, तो ये स्टोर हाउस है एक तरह से। ठीक है,
ये रिलीज़ क्या करती है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। गाइस ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो साथ में देते हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। क्योंकि आप कभी कभी लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे ना, कभी कभी ये चीज़ें उसमें भी नहीं दी होती, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में नहीं दिया होगा उसमें, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अभी क्या हुआ, न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को अपॉइंट किया गया। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, गाइस ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो ना क्या था, वो कंट्रोलर जनरल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल था, ठीक है। ये कंट्रोलर जनरल अकाउंट आपको बोलते हुए मैं खुद कंफ्यूज हो गई, ठीक है। ये जो CGA वर्क करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। इट फंक्शंस एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन द अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी अकाउंट के मैटर्स है यूनियन गवर्नमेंट को, उसका एक एडवाइज़र होता है, प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, ध्यान रखो भैया। ये अपनी पावर कहाँ से लेता है, आर्टिकल 150 के द्वारा। आर्टिकल 150 कहता है कि अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। हमें अकाउंट्स को, यूनियन और स्टेट के अकाउंट को इस तरह से रखना है जैसे प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, और प्रेसिडेंट को कौन प्रिस्क्राइब करता है, कैग करता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें रखना है। जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसकी कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट की, वो कहाँ से लेता है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 से। ये करता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के कितने भी पेमेंट, रिसीट या अकाउंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करता है। जो भी एनुअल अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या मंथली या एनुअल अकाउंट्स को, उनको कंसोलिडेट करता है, प्रिपेयर करता है और सबमिट करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ द अकाउंटिंग। ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ द सबमिशन ऑफ करेक्टिव एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन कंटेंट इन द पैक एंड द कैग रिपोर्ट। CGA और क्या करता है, कैडर मैनेजमेंट करता है ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स की, ठीक है। ग्रुप ए में इवन की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की, और ग्रुप बी ऑफिसर जैसे सेंट्रल सिविल अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है गाइस। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर हमारा 7th पार्ट कंप्लीट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2019 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 10 साल कंप्लीट हो गया सिंस इट्स इंस्पेक्शन। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी आ गया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट के अंडर 2002 एक्ट के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करे ताकि जो हमारी कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाले। प्रमोट करेगा सस्टेन कंपटीशन मार्केट में, ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहे। आर्टिकल 19(1) क्लोज 1, ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग इसमें एक चेयरपर्सन होता है, और जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो 2 से 6 के बीच में होता है, मतलब 2 से कम नहीं हो सकते और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। कंपटीशन, एक मिनट सॉरी, जो कमीशन है इसके बाद रेगुलेटरी पावर भी है, क्वासी जुडिशियल पावर भी है, और सो मोटो पावर भी है। सो मोटो पावर मतलब खुद से वो कोई भी स्टेप ले सकता है टू इंक्वायर अबाउट द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को इंक्वायर कर। अब कभी कभी क्या होता है, लाइक ये जो ऑनलाइन सारी अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, कुछ ऐसे ऐसे सेल्स दे देती हैं जिससे जो हमारे जो डोमेस्टिक वो हैं, आई मीन दुकान वाले हैं, उनको लॉस हो जाता है। तो इस सबको एक कंट्रोल में रखने के लिए ना ये CCI यही काम करता है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग। ये क्या करती है, ये अपना ओपिनियन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी मैटर कंपटीशन पॉलिसी से रिलेट हो, लेकिन ऐसा ओपिनियन कोई भी बाइंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एडवाइस आप दो, ओपिनियन देना, सुजेशन दो, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। तो गाइस ये अब आपका 7 पार्ट कंप्लीट कर दिया है, कल मैं आपका होपफुली पूरी ये कंप्लीट कर दूँगी। तो गाइस टाटा बाय बाय, कोई सुजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। तब के लिए बाय।